तो आपको बता दें, भारत में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ की चर्चा हो रही है और लगातार बांग्लादेशियों को पकड़ा भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध रूप से रह रही 3 बांग्लादेशी बहनों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी पुलिस ने 3 बांग्लादेशी मूल की बहनों को पकड़ा है। वो लंबे समय से बरेली के प्रेमनगर और हाफिजगंज में शादी करके रह रही थी। तो यहाँ पर जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही थी और पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों ने बांग्लादेशी नागरिकता छिपाकर आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवा लिए थे। इनमें से एक बहन ने तो कई बार विदेश यात्राएं भी की हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अगर भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की बात करें तो आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2017 से 2025 तक यूपी एटीएस ने कुल 173 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है और अकेले 2025 में 123 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं देश के बाकी राज्यों ओडिशा में कुल 3738 बांग्लादेशी की पहचान की गई। तो वहीं राजस्थान में 500 अवैध प्रवासियों में कई बांग्लादेशी शामिल थे। तो वहीं केरल में 34 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए और तमिलनाडु में 31 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 76 बांग्लादेशी यहां से गिरफ्तार किए गए। वहीं गुजरात के अहमदाबाद से 890 और सूरत से 134 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। असम की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 1000 अवैध घुसपैठियों को लेकर यहां पर गिरफ्तारी हुई है। तो कार्रवाई लगातार हो रही है और जितने भी अवैध घुसपैठी हैं उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और वहीं इससे पहले कल बिहार बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया था। क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं आपको। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे लखनऊ ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे से। अभिषेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बरेली में 3 बहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, ये यहाँ पर अवैध रूप से रह रही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ तक पहुंची कैसे, किस तरह से दस्तावेज बने। देखिए, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्याज आ रहे हैं, उनका एक डेडिकेटेड रूट है, या तो नेपाल के जरिए या उड़ीसा के जरिए या पश्चिम बंगाल के जरिए आ रहे हैं और अभी और अलग अलग राज्यों में जाकर के स्थापित हो रहे हैं। नकली फर्जी दस्तावेजों के साथ वो रह रहे हैं। अभी बीते 19 अगस्त को लखनऊ के एटीएस थाना में यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक एफआईआर रजिस्टर किया और इस बात का जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो फर्जी दस्तावेज ऐसे अवैध प्रवासियों को उपलब्ध कराते हैं। मसलन उनका आधार कार्ड बन जाता है, उनका राशन कार्ड बन जाता है, उनका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, उनके पासपोर्ट तक बन जाते हैं और उसके एवज में वो बहुत पैसा लेते हैं। यानी ऐसे अवैध प्रवासियों को एक इंटरनल सपोर्ट मिलता है। ऐसे बहुत सारे गिरोह हैं जो काम कर रहे हैं। 8 लोगों को 19 तारीख को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 ऐसे लोगों को सहारनपुर से कल गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याज आ रहे हैं भारत में, उनको इंटरनल सपोर्ट मिल रहा है और इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा था कि एक साजिश के तहत डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहुत सारे सीमांचल के इलाके हैं जहां पर अवैध तरीके से ऐसे रोहिंग्याज को आने में मदद मिल रही है और उनको भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फर्जी तरीके से बना करके उनको दिए जा रहे हैं। बरेली की ये घटना है, आप सोचिए 2011 से वो 3 बहनें हैं, जो 3 महिलाएं हैं, वो रह रही थी। यानी 14-15 साल से
वो भारतीय दस्तावेजों के साथ यहाँ पर रह रही थी, यहाँ पर जीवन गुजार रही थी, जबकि वो अवैध रूप से भारत में आई हुई प्रवासी महिलाएं थी, अवैध तरीके से वो भारत में उनकी एंट्री हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इंटरनल सपोर्ट मिलता है, बहुत सारे ऐसे गैंग हैं। एटीएस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक लगभग 175 लोगों पर कार्रवाई यूपी एटीएस ने की है। ये सिर्फ यूपी का एक फिगर है, यूपी का आंकड़ा है और यूपी के पुलिस की एक यूनिट का आंकड़ा है। एसटीएफ ने भी कार्रवाई की है, एसएसबी ने भी कार्रवाई की है। तो अनेक बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों का जाल फैला पड़ा है, घुसपैठ करते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के तौर पर भी आदेश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में कि आप झुग्गी झोपड़ियों की तलाश कीजिए, उनके परिचय पत्र का सत्यापन कीजिए, उनके कागज चेक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, अवैध तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं, तो उनको डिपोर्ट करने की भी कार्रवाई करने की बात की गई है। तो एक रैकेट है, एक बड़ा गैंग है, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि इंटरनल सपोर्ट ऐसे लोगों को मिलता है। बिल्कुल। और अभिषेक, यहाँ पर जिस तरह से अब ये कार्रवाई की गई है, तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, फिलहाल क्या यहाँ पर थोड़ी सख्ती दिखाई जा रही है? जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, खासतौर से बांग्लादेशी, उनको लेकर क्या लग रहा है, एक्शन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिनों पहले पुलिस की एक रिव्यू मीटिंग में इस बात का जिक्र किया गया था कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है कि उनके क्षेत्रों में अचानक से कुछ हिस्सों में झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे अवैध रूप से लोग रहना शुरू कर दिए हैं। जो नई कॉलोनियां बसती हैं वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियां बनने लगती हैं और उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो बाहरी होते हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं होते हैं। लेकिन जब बहुत लंबे समय तक वो वहाँ पर रहने लगते हैं तो उनके पास धीरे धीरे वोटर कार्ड आ जाता है, राशन कार्ड आ जाता है, बिजली का बिल वो देने लगते हैं और एक तरीके से वो अपने आप को वैध बनाने की कोशिश करते हैं। यूपी सीएम ने जिक्र किया था कि एटीएस, एसटीएफ, यूपी पुलिस, जितनी एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, और खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को भी कहा गया था कि आप अपने स्तर पर भी काम कीजिए, प्रवर्तन का काम कीजिए और सत्यापन कराइए ऐसे लोगों का। अलग अलग क्षेत्रों में अगर कोई संदिग्ध रूप से रह रहा है, कोई शिकायत प्राप्त हो रही है, तो उनके दस्तावेजों का सत्यापन भी कराइए। बिल्कुल, यानी काफी तेजी के साथ काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में और इन पर एक्शन लिया जा रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बता दें आपको, उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। यहाँ पर कई घरों में मलबा घुस गया है, वाहन भी मलबे में दब गए हैं। तो चमोली और थराली में मूसलाधार बारिश से तबाही देखने को मिली। सगवाड़ा में एक व्यक्ति लापता है, बचाव कार्य जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। तो लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बारिश तबाही लेकर आ रही है। खासतौर से चमोली और थराली में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही देखने को मिली है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। कई घरों में मलबा घुस गया है, वाहन भी मलबे में दब गए हैं। चमोली और थराली में मूसलाधार बारिश से तबाही हो रही है। सगवाड़ा में एक व्यक्ति लापता है, बचाव कार्य अभी चल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदियां। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार की आधी रात बादल फटने से भारी तबाही मची है। चमोली जिले के थराली क्षेत्र सहित आसपास के गांव में आधी रात को बादल फटने की घटना के बाद घरों में, बाजारों में मलबा भर गया है, जिससे त्राहिमाम मची हुई है और कई घरों को मलबे से नुकसान पहुंचा है। वहीं कई बाइक और अन्य वाहन मलबे की चपेट में है। घटना के बाद से ही लोग दहशत में हैं और भारी बारिश के बीच लोग घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी जान बचा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बादल फटने की घटना पर दुख जताया है और राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। DRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, DDRF की टीम, हमारी टीम थी, उनको मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय अर्ली मॉर्निंग ही निकल चुके हैं वहाँ के मौके के लिए, पहुँच चुके हैं वहाँ पे और रिलीफ ऑपरेशन चल रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता प्रदीप यदुवंशी से। प्रदीप, फिलहाल किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार जो है राहत कार्य जो है स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और इस समय मौके पर अगर देखा जाए तो अभी मूसलाधार बारिश जो है लगातार हो रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो अभी लोगों की, तो अभी लगभग 3 लोगों की लापता होने की जो सूचना अभी तक हमारे पास आई है। और वहां पर इस समय जो है सारी सड़कें जो है, सड़क की जो कनेक्टिविटी है वो इस समय टूट गई है। लगातार राहत की टीमें वहां पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। जी बिल्कुल। और प्रदीप, हम देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पर रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम भी अभी सही नहीं है, तो ऐसे में किस तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है और किस तरह से ये जो रेस्क्यू का काम है आगे बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर रेस्क्यू की अगर हम बात करें तो लगातार जो है स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तहसील परिसर जो है उसको पूरा खाली करा दिया गया है। जो भी एसडीएम आवास था उसमें भी मलबा चला गया, तो वहां से भी जो अधिकारी थे और जो लोग वहां रह रहे थे उन लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर जो है पहुंचाया गया है। रेस्क्यू दल जो है वहां के लिए निकल चुके हैं, लेकिन सड़क कनेक्टिविटी जगह जगह पर टूटी होने के कारण अभी फिलहाल वहां पहुंच नहीं पाए। वहीं अगर जिला अधिकारी की बात करें तो वो भी वहां निकल चुके हैं वहां मौके के लिए, लेकिन अभी फिलहाल जो है कनेक्टिविटी पूर्ण तरह से बाधित है। जी बिल्कुल प्रदीप। और अगर हम बात करते हैं मौसम की, मौसम कैसा बना हुआ है, क्या कह रहा है मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए? जी, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से पहले भी अलर्ट जारी किया गया था और हाल ही में 27 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया, जहां बारिश से बहुत अधिक बारिश की जो है चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से इस समय जारी की गई है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए अपील की गई है। जी बिल्कुल प्रदीप। अब अगर हम लोगों की बात करते हैं तो क्या उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है? क्या कुछ प्रशासन इस वक्त कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम प्रशासन की करें तो प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए गए हैं, सुरक्षा दल जो है वो पहुंच रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने की जो है वो कवायद में लगे हुए हैं इस समय। और लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जो बारिश है वो इस समय कहीं ना कहीं अड़चन जो है वो सुरक्षा दलों की टीम जो है उनके लिए पैदा कर रही है। स्थानीय लोग लगातार मूसलाधार बारिश से लगातार परेशान है। धन्यवाद प्रदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार चुनौतियां बनी हुई है रेस्क्यू टीम के सामने भी, और ऐसे में अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते राजस्थान की खबर, जहां पर सवाई माधोपुर में हैरान कर देने वाला हादसा हुआ है। सवाई माधोपुर में उफनते नाले में एक बाइक फंस गई, जिस वजह से बाइक सवार युवक पानी में बहने लगा और इसी बीच अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बाइक सवार युवक को बचाया है। दरअसल बारिश के कारण नाले का जलस्तर बढ़ गया था और इसी बीच पानी ऊपर तक बहने लगा। इस दौरान वहीं से गुजर रहा बाइक सवार युवक उफनते नाले में बहने लगा। फिर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार युवक को बचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो फंते नाले में ये बाइक सवार फंस चुका था और ऐसे में यहाँ पर जो ग्रामीण मौजूद थे उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक को बाहर निकाला है। सवाई माधोपुर राजस्थान की ये घटना है, जहाँ पर नदी नाले उफान पर है और इसी पुल के ऊपर हम देख सकते हैं किस तरह से नदी का पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और जो इस नदी का फ्लो है बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ये युवक यहाँ पर फंस जाता है, हालांकि लोगों की मदद से इसे बाहर निकाल लिया गया। और राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है और इसी बीच एक देसी नाव 8 लोगों को लेकर जा रही थी, जो कि बीच रास्ते में ही पलट गई। दरअसल मामला सवाई माधोपुर के सुरवाल बांध का है। यहां पर एक नाव 8 लोगों को लेकर जा रही थी और बाद में पानी बढ़ने से नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के उफान पर आने की वजह से ये देसी नाव पलट गई। सभी लोग नदी के बहाव के साथ बहने लगे। प्रशासन के मुताबिक 7 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें, जहां पर लोग बहते हुए दिखाई दे रहे हैं और नाव के पलटने से हादसा हुआ है। पंजाब के होशियारपुर में एलपीजी टैंकर में भीषण आग लगी। कई घर और दुकान आग की चपेट में आए। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक युवक झुलस गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। तो पंजाब के होशियारपुर से खबर, जहां पर एलपीजी टैंकर में आग लगी। कई घर और दुकान आग की चपेट में आए हैं। पंजाब के होशियारपुर में घटना घटी है। कई घर और दुकान इस आग की चपेट में आ गए। तो आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक युवक झुलस गया है, अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। पंजाब के होशियारपुर में ये घटना घटी है, जहां पर एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर
इसमें ब्लास्ट हो जाता है और इसकी चपेट में आसपास के घर और दुकानें आ जाती है। काफी नुकसान होना यहाँ पर बताया जा रहा है। कई घर और दुकान जल चुके हैं। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक युवक भी झुलस गया है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची इस आग को जुटाने का प्रयास किया। बड़ा दुखदायक, बड़ा दर्दनाक हादसा वापरा घटी हैगी ਤੇ ਮੌਜੂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿائش ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿ ਮੋੜਨ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ लगाया जा सकता है। सारा कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उस तो बाद ही प्रॉपर तफ्तीश तो बाद तो पक्के तौर पे दस सकते हैं। बट जिवें सामने लग रहा है कि एक रोड एक्सीडेंट करके जी है अग लगी है और हुण तक 20 पेशेंट साडे सिविल हॉस्पिटल दे विच एडमिटेड ने और अंडर विद बर्न इंजरीज उत्थे एडमिटेड ने। कोई सीरीयस भी नहीं, कोई लाइटली बर्नड भी नहीं। बट टीम साडी ऑलरेडी उत्थे अलर्ट कर दी गई थी जिवें ही सानू मैसेज लग्या सी। तो पंजाब के होशियारपुर में घटना घटी है जहां पर एक एलपीजी गैस टैंकर में अचानक ब्लास्ट हो जाता है। आग इतनी भयावह होती है कि आसपास के घर और दुकानों तक ये आग फैल जाती है। हालांकि काफ़ी मशक्क़त के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका था। एक युवक जो था वो भी इस आग में झुलस गया है। पंजाब का होशियारपुर जहां पर अचानक इस एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कई ऐसे आसपास के घर और दुकानें जो इस रास्ते में पड़े थे उन पर देख सकते हैं कि किस तरह से आग जो है वो विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है और इन्हें अपनी जद में ले लिया है। काफ़ी नुकसान इन घरों और दुकानों को हुआ है। हालांकि जब यहाँ पर दमकल विभाग की टीम पहुँचती है तो काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें इस आग पर काबू करना पड़ता है और तब तक काफ़ी कुछ स्वाहा हो चुका होता है। इसमें एक युवक भी झुलसा है जिसे कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता हरीश बाथला से। हरीश, कैसे लगी आग, क्या जानकारी मिल पाई है? जो बताया जा रहा है कि होशियारपुर में रात करीब 10:30 बजे के करीब गांव मडियाला पड़ता है, वहां पे एक टैंकर और पिकअप गाड़ी के बीच में सीधी टक्कर हुई है। टक्कर होते ही एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसके कारण दुकानें और मकानों में आग लग गई, जिसका भारी नुकसान हुआ सामान का। कई व्यक्ति जख्मी हैं जिनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जी, क्या बताया जा रहा है, कितना नुकसान हुआ होगा हरीश? जब भी आइडिया नहीं लगाया जा रहा, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ। भारी नुकसान है, सभी सामान तबाह हो गया है। भयानक हादसा था जिसके कारण बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जी, और क्या कुछ जान माल के नुकसान की भी यहाँ पर खबर आ रही है? किसी की जनहानि हुई है? किसी जान की खबर नहीं है। बताया जख्मी व्यक्ति कई हुए हैं। अभी चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, देख रहे हैं कैसे हुआ यह हादसा। जी, धन्यवाद हरीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल पड़ताल की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन काफी नुकसान होना यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 समुदायों में हिंसक झड़प हुई है। झड़प के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। 2 समुदाय में झड़प के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। तो घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 समुदाय में हिंसक झड़प हुई है। 2 समुदाय में झड़प के बाद तनाव का माहौल है। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां पर 2 समुदायों में हिंसक झड़प देखने को मिली। झड़प के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। तो 2 समुदाय में झड़प के बाद तनाव का माहौल बना। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कोल्हापुर से खबर आ रही है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 2 समुदाय के बीच ये हिंसक झड़प हुई है। झड़प के दौरान आगजनी की गई, तोड़फोड़ हुई है। 2 समुदाय में झड़प के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तो पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। लोगों से कहा जा रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखे। तो कोल्हापुर से खबर है, जहां पर 2 समुदायों में ये आपसी झड़प हुई है। आगजनी और तोड़फोड़ यहां पर की गई है। फिलहाल पुलिस यहां पर मौजूद है। आज सीपीआर हॉस्पिटल के पास में 2 समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। सबको यही आह्वान करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो मैसेज हैं या कुछ भी अफवाह का है
उसमें विश्वास न रखें। दोनों समाज अभी शांत हैं। दोनों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी ये आह्वान किया है कि जो भी हुआ है वो गैर समझ से हुआ है और सब समाज को आह्वान है कि कृपया करके शांति बनाए रखें। आज सीपीआर हॉस्पिटल के पास में दो समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। सबको यही आह्वान करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में जो मैसेज हैं या कुछ भी अफवाह का है उसमें विश्वास न रखें। दोनों समाज अभी शांत हैं। दोनों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी ये आह्वान किया है कि जो भी हुआ है वो गैर समझ से हुआ है और सब समाज को आह्वान है कि कृपया करके शांति बनाए रखें। कोल्हापुर का ये मामला है। दो समुदायों में हिंसक झड़प होती है, आगजनी और तोड़फोड़ यहां पर की जाती है। हालांकि अभी मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही यहां पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और लोग शांति बनाए रखें। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनिरुद्ध उगले से। अनिरुद्ध, क्या जानकारी फिलहाल इस वक्त मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं भारी पुलिस फोर्स जो है मौके पर तैनात है। क्या अभी शांति व्यवस्था बरकरार है? जी, अभी देखा जाए तो शांति व्यवस्था पूरी तरह से बरकरार है, लेकिन जो कल नमाज के बाद में जो दो समुदाय में जो हिंसा का माहौल हो गया था, पत्थरबाजी हुई थी, उसी को चलते हुए जो पुलिस आयुक्त होते हैं उन्होंने जल्द से जल्द वहां पे पुलिस बंदोबस्त बनाए रखा और पूरा जो मामला है उसको काबू में किया गया। बिल्कुल। और अनिरुद्ध, यहाँ पर अगर हम देखा जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर तो कहा जा रहा है ये भी अब थोड़ी देर के लिए बंद की गई है, तो कितना समय यहाँ पर जो हालात है सामान्य होने में लगेगा? पुलिस क्या कुछ कह रही है? जी, देखा जाए तो जो हिंसा के जो फोटेज होते हैं या वीडियो होते हैं वो बड़े पैमाने पे वायरल किए जाते हैं। इसी को चलते हुए जो पुलिस आयुक्त है उन्होंने आदेश निकाला है कि कोई इसे वायरल ना करे, किया जाए तो फिर गुना दाखिल किया जाएगा। इसी को चलते हुए जो है नेट पावर जो है वो पूरा बंद कर दिया गया है। जी अनिरुद्ध, और क्या माना जाए, क्योंकि जो इलाका है वहां पर हम देख रहे हैं भारी पुलिस फोर्स है, ऐसे में जो लोग आवाजाही कर रहे हैं क्या उन्हें किसी तरह की समस्या हो रही है? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं या दूसरे जरूरी कामों पर जो लोग निकल रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, अभी जो स्कूल में जाने वाले हैं या बाहर निकलने वाले हैं उनके लिए कोई ऐसा हिंसा वाला माहौल अभी है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही है। लेकिन पुलिस ने जो अभी कड़ा बंदोबस्त लगाते हुए जो पुलिस प्रोटेक्शन होता है वो पूरी तरह से देख के जो अभी खुला कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर अभी जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है और किसी तरह से भी जो पुलिस है कोताही यहाँ पर नहीं बरत रही है। और कुल मिलाकर फिलहाल ये माना जाए कि अभी लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो किसी भी तरह की जो अफवाह है उसे आगे ना बढ़ाएं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।